मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम एक कोर्ट रूम का सीन देखते हैं। जज साहब वंदना नाम की एक लड़की को सजा सुनाते हैं। वंदना जेल में होती है और यहाँ वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करती है। वंदना अपने कॉलेज को पूरा करके घर वापस जा रही होती है और यहीं उसकी पहली मुलाकात अरुण से होती है। अरुण गाड़ी पर बैठे गाना गा रहा होता है। वंदना घर पहुंचती है, उसके पिता उसे लेने आते हैं। वो काफी दिनों बाद अपने कॉलेज से वापस आई होती है, इसलिए आकर वो अपने नौकर के साथ घर की साफ सफाई में लग जाती है। क्योंकि वंदना के पिता के अलावा उसका कोई नहीं होता, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर होती है। वंदना काम कर रही होती है तो टीकाराम उसकी बात नहीं सुनता। वंदना गुस्से में कहती है, अगर तू दोबारा यहाँ आया तो मैं यही पानी तेरे ऊपर फेंक दूंगी। वंदना उसे बाहर जाने को कहती है, पर अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। वंदना सोचती है कि टीका ही है। वो पानी की बाल्टी फेंक देती है, पर सामने अरुण होता है जो कि रास्ते में वंदना को मिला था। वंदना अरुण से माफी मांगती है तो अरुण बताता है कि वो एयरफोर्स में है और अपने दोस्त के साथ यहाँ पर छुट्टियां बिताने आया था, पर अचानक से उसके दोस्त की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो वंदना के पिता को लेने आया है। वंदना के पिता आते हैं और वंदना से कहते हैं कि बाहर ये लड़का कौन है। वंदना कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं उसकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ क्योंकि गलती से मैंने उसके ऊपर पानी फेंक दिया था। वंदना के पिता कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी और अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। वरना कहती है कि मैंने उसके ऊपर गलती से पानी फेंक दिया था, इसलिए मैं उसकी शर्ट पर प्रेस कर रही हूँ। आप भी कुछ भी सोचने लगते हैं। वरना के पिता अरुण के साथ उसके दोस्त को देखने चले जाते हैं और दूसरे दिन अरुण का दोस्त पहुंच चुका होता है वंदना के घर पर। यहाँ पर वो समझ जाता है कि अरुण मन ही मन वंदना को पसंद करने लगा है, इसलिए वो वंदना के पास पहुंच जाता है ताकि वो अरुण के लिए वंदना के दिल में रास्ता बना सके और उससे दोस्ती बढ़ा सके। बातों ही बातों में अरुण का दोस्त बताने लगता है कि इस मेरे अरुण को बहुत ही ज्यादा चाय पीने की आदत है। ये दिन में 40-40 कप चाय और 150 सिगरेट पी जाता है। वंदना कहती है कि अरुण जी, आपको अपने दोस्त की बात माननी चाहिए और इस तरह से सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो अरुण का दोस्त अरुण का सिगरेट केस लेकर वहीं झाड़ियों में फेंक देता है ताकि उन्हें वंदना के घर दोबारा आने का मौका मिल सके, पर वो सिगरेट केस सीधे टीका के पास गिरता है और वो उसे उन दोनों को वापस करने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और आखिर वो उन दोनों तक पहुंच ही जाता है उन्हें उनका सिगरेट केस वापस करने के लिए। अब यहाँ पर अरुण के दोस्त को एक उपाय सोचता है। वो सोचता है कि क्यों ना टीका का सहारा लिया जाए। टीका को भी एक लड़की से शादी करनी होती है और बातों ही बातों में ये बात टीका उन दोनों से बता देता है। वो दोनों टीकाराम से कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा देंगे जिससे तुम शादी करना चाहते हो, पर बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। टीकाराम समझ जाता है और वो उन दोनों की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब वंदना जहाँ पे भी जाती है उससे पहले ही अरुण वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि टीकाराम उसे सारी बातें बता रहा होता है। ऐसे ही एक दिन वंदना और उसके पिता मंदिर गए होते हैं तो अरुण वहाँ पहले से ही हाजिर होता है और वो वंदना और उसके पिता को छोड़ने के लिए घर लेकर जाता है। रास्ते में वंदना के पिता अरुण से कहते हैं कि क्यों ना तुम किसी दिन हमारे यहाँ खाने पर आओ। ऐसे भी वंदना खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरुण को तो जैसे इस बात का इंतजार ही होता है, वो तुरंत ही हाँ कर देता है। जैसे ही संडे आता है वैसे ही अरुण वंदना के घर पहुंच जाता है। वंदना अरुण को देखकर कहती है कि मुझे पता था आप जरूर आएंगे, पर इस वक्त बाबा घर पर नहीं है और मैंने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया है। अरुण कहता है कि मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया, बल्कि मेरे हाथ पर चोट लग गई है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को दिखाने आया हूँ। पर वंदना उसके हाथ पर पट्टी करने लगती है क्योंकि उसके पिता घर पर नहीं होते। इसी बीच अरुण वंदना से अपने प्यार का इजहार कर देता है तो वंदना शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है और अरुण से कहती है कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकती, आपकी बात का जवाब बाबा देंगे। उसी वक्त वंदना के पिता वहां आ जाते हैं और उन दोनों की बातें सुन लेते हैं, पर अरुण उनकी बात को टाल देता है और कहता है कि कल हमारे यहाँ फंक्शन है, आप लोगों को जरूर आना होगा, 5 बजे मैं आप लोगों को लेने आऊंगा। वंदना के पिता हाँ कर देते हैं। अरुण के जाने के बाद वंदना के पिता वंदना से कहते हैं कि ये लड़का कल जब मुझसे शादी की बात करेगा तो मैं तुरंत ही हाँ कर दूंगा क्योंकि ये लड़का मुझे भी पसंद है। अब ये सुनकर वंदना शर्मा जाती है। दूसरे दिन अरुण के साथ वंदना और वंदना के पिता पहुंच जाते हैं पार्टी में। ये पार्टी अरुण के सीनियर मिस्टर गांगुली की बर्थडे पार्टी होती है। अरुण वंदना को मिस्टर गांगुली से मिलाता है और वंदना के पिता से भी। मिस्टर गांगुली वंदना के पिता से कहते हैं कि आपकी बेटी को एयरफोर्स में ही होना चाहिए क्योंकि इसमें तेज नज़र और तेज रफ्तार दोनों ही है, क्योंकि इसने हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स में से सबसे काबिल और सबसे तेज ऑफिसर को जो पसंद कर लिया है। यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन जहाँ पर अरुण मिस्टर गांगुली से परमिशन मांग रहा होता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड यानी होने वाली पत्नी को हेलीकॉप्टर की सैर करवाना चाहता है। पहले तो मिस्टर गांगुली मना करते हैं, पर फिर अरुण के जोर देने पर मान जाते हैं और अरुण वंदना को हेलीकॉप्टर की सैर करवाता है।
दूसरे दिन टीकाराम की शादी का दिन होता है। पहले तो लड़की का बाप मना कर रहा होता है टीकाराम से अपनी बेटी की शादी करने पर फिर अरुण के कहने पर वो मान जाता है और टीकाराम से अपनी बेटी की शादी करवाने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग इसी खुशी में थोड़ी-थोड़ी शराब पी रहे होते हैं और अरुण भी टीकाराम के कहने पर शराब पी लेता है। वो थोड़ा नशे में हो जाता है और जिससे वंदना गुस्सा हो जाती है। वरुण वंदना को मनाने लगता है। वो बताता है कि ये सब टीकाराम का ही आइडिया था, हम सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहे थे। उसने बोतल में शराब नहीं बल्कि पानी भरा हुआ था। ये सुनकर वंदना मान जाती है। दूसरे दिन अरुण और वंदना घूमने जाते हैं। यहाँ पर एक शंकर भगवान का मंदिर होता है। जब दोनों मंदिर में पहुंचते हैं तो पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी एक दूसरे को माला पहनाकर शादी करते हैं उनकी जोड़ी अमर हो जाती है। अरुण और वंदना यहाँ पर एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब इसमें दोनों ही भीग जाते हैं और जाकर एक होटल में रात गुजारते हैं। अब दोनों एक साथ होते हैं और यहाँ पर बारिश भी हो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहक जाते हैं। दूसरे दिन जब दोनों होटल से बाहर आते हैं तो वंदना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। अरुण उनसे समझाता है कि हमने भगवान के सामने वैसे भी शादी कर ली है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। वो बताता है कि वो 2 ही दिन में अपने घर की तरफ जाएगा और अपने चाचा चाची को लेकर वापस आकर शादी की बात करेगा और 1 हफ्ते के अंदर दोनों की शादी हो जाएगी। यहीं अरुण वंदना से बच्चे की भी बात करता है। वो कहता है कि वंदना हमारा पहला बेटा ही होगा और मुझे उसे पायलट बनाना है, ये मेरा सपना है और तुम इसे जरूर सच करोगी, मुझसे वादा करो। वंदना कहती है कि जब ऐसा होगा तब हम देखेंगे। इधर हम देखते हैं कि अरुण निकल जाता है अपने मिशन पर और उसके लौटने का जब दिन होता है तो वंदना और उसके पिताजी घर पर तैयारी कर रहे होते हैं, पर अरुण नहीं आता बल्कि उसका दोस्त वहाँ पर आता है। वो वंदना से कहता है कि हमें अभी के अभी हॉस्पिटल चलना होगा क्योंकि अरुण का एक्सीडेंट हो गया है। अब वंदना और उसके पिता सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यहाँ देखते हैं कि अरुण को काफी गहरी चोटें आई होती हैं और उसके बचने की उम्मीदें काफी कम होती हैं। जब वंदना उसके पास जाती है अरुण वंदना से कहता है कि तुम्हें पिताजी को बुलाना चाहिए, मैं उन्हें सारी बात बताऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि हमारी शादी हो चुकी है और हम एक दूसरे के हो चुके हैं। वंदना कहती है कि अरुण तुम्हें कम बात करनी चाहिए, तुम इस वक्त इस हालत में नहीं हो, पर अरुण नहीं मानता। जब वंदना के पिता अरुण के पास आते हैं तो अरुण उनसे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर हम देखते हैं अब सभी लोग दुख में होते हैं। वंदना भी रो रही होती है। वंदना के पास अरुण का दोस्त आता है और उसे दिलासा देता है। वंदना हर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने अरुण के साथ अपना समय बिताया था। एक शाम को वंदना के पिता घर पर होते हैं और वंदना वहीं से वापस आती है। वंदना अपने पिता के पास आकर कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब बात करते वक्त वंदना लाइट ऑफ कर देती है। वंदना के पिता उससे लाइट ऑफ करने का कारण पूछते हैं तो वंदना बताती है कि वो माँ बनने वाली है। वंदना के पिता उसे समझाते हैं कि तुमने जो भी भूल करी है उसे भूल जाओ, हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे और ये सब बिल्कुल सही हो जाएगा। पर वंदना नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और मैं जिंदगी भर उन्हीं की आराधना करके अपना जीवन बिताऊंगी। वंदना के पिता कहते हैं जब तुझे में इतनी हिम्मत है तो मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। वंदना के पिता पहुंच जाते हैं अरुण के चाचा चाची के पास। अरुण के चाचा तो उनकी बात सुनते हैं पर अरुण की चाची उन्हें अपने घर से जाने को कह देती है क्योंकि उसके दिल में लालच होता है अरुण की सारी जायदाद को हथिया सके। वो वंदना और उसके पिता को वहां से जाने के लिए कह देती है और वंदना के बच्चे को भी भला बुरा कहती है। वंदना और उसके पिता वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कुछ समय बाद वंदना के पिता भी उसे छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। वंदना बिल्कुल अकेली हो जाती है और कुछ समय बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। ये बच्चा लड़का होता है। वंदना अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। नर्स वहीं पर खड़ी होती है और वंदना से उसके रोने का कारण पूछती है। वो कहती है कि मैं तुझे काफी देर से देख रही हूँ, जरूर तूने कुछ ना कुछ राज अपने दिल में छुपा कर रखा है। वंदना उसे अपनी सारी कहानी बता देती है। यहाँ पर नर्स वंदना को एक राय देती है। वो कहती है कि क्यों ना हम इस बच्चे को छोड़ दें किसी अनाथ आश्रम में और दूसरे दिन जाकर तू इसे गोद ले ले। इस तरह से बच्चा भी तुम्हारे पास रहेगा और तुम दुनियादारी की बदनामी से भी बच जाओगी। और दोनों ऐसा ही करती हैं। रात में बच्चे को जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ देती हैं और दूसरे दिन सुबह वंदना पहुंच जाती है अपने बच्चे को गोद लेने के लिए। वंदना अपना बच्चा पसंद कर लेती है कि उसे इसे ही गोद लेना है, पर अनाथ आश्रम का मालिक कुछ लिस्ट बनाकर देता है और कहता है कि ये सब बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप जाकर इन्हें ले आइए। वंदना उन चीज़ों को लेने जाती है तो वापस आती है तो वो आदमी वंदना को बताता है कि जिस बच्चे को आपने पसंद किया था वो आपकी किस्मत में नहीं था। अभी अभी एक आदमी आकर उस बच्चे को लेकर चला गया है। वंदना उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, आप मुझे उस आदमी का पता दे दीजिए, मैं खुद ही जाकर उससे अपने बच्चे को ले लूंगी। अब वंदना उस आदमी के घर पर पहुंचती है जिसका नाम राम प्रसाद होता है। इस आदमी की बीवी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, इसलिए वो
वंदना के बच्चे को लेकर आ जाता है। वंदना का बच्चा काफी छोटा होता है, इसलिए वो उसे अपनी बीवी को दे देता है। अब वंदना उसे अपनी सारी बात बताती है और बताती है कि मैं आपको ये बात साबित कर सकती हूँ, मैं उस नर्स को भी बुलाकर ला सकती हूँ कि ये बच्चा मेरा है। वो राम प्रसाद वंदना को समझाता है और कहता है कि ये दुनिया बहुत ही जालिम है, मैंने तुमसे ज्यादा ये दुनिया देखी है। तुम्हारा बच्चा हमारे यहाँ रहेगा और अच्छे से उसकी परवरिश हो सकती है। उसे पिता का नाम भी मिलेगा और यहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगी। उसे एक नहीं 2 माँओं का प्यार मिलेगा। तुम यहाँ पर नर्स की तरह रह सकती हो और अपने बच्चे के पास भी रहोगी। मेरी बीवी को भी बच्चे की ज़रूरत है और तुम्हें भी, हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। वंदना उसकी बात मान जाती है और वंदना उसी घर में नर्स बनकर रहने लगती है। अब एक रात वंदना का बच्चा रो रहा होता है तो वंदना अरुण की तस्वीर देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे के पास होकर भी उससे कितनी दूर हूँ, मैं तुम्हारा सपना कैसे पूरा कर पाऊंगी, मैं उसे पायलट कैसे बना पाऊंगी। तभी राम प्रसाद आकर बच्चे को वंदना को दे देते हैं और उसे कुछ देर उसका ध्यान रखने को कहते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वंदना का बच्चा जिसका नाम सूरज होता है, अब वो भी बड़ा हो चुका होता है। अब एक दिन राम प्रसाद का साला घर आता है और कुछ दिन वहाँ पर रुकने की बात कहता है। अब वो वंदना को देखता है तो वंदना की खूबसूरती देखकर उसका मन बहक जाता है और वो धीरे धीरे वंदना से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही एक रात वंदना जब अपने कमरे में जाती है तो वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद होता है। वो वंदना के पास जाने की कोशिश करने लगता है तो वंदना उसे एक थप्पड़ मार देती है। वो वंदना से कहता है कि जब भी कोई लड़की मुझे थप्पड़ मारती है तो मैं उसका नाम डायरी में नोट कर लेता हूँ और एक ना एक दिन उससे अपना हिसाब ले लेता हूँ। ऐसे ही एक दिन उसे मौका मिल जाता है जब उसकी बहन घर से बाहर गई होती है तो वो वंदना के पास आता है और उससे कहता है कि दीदी को मैंने ही बाहर भेजा है और आज मैं अपना हिसाब चुकता करूंगा। वो वंदना के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है और वो उसे इस हालत में देखता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो वहीं पड़ी हुई एक कैंची को उठाता है और अपने मामा के शरीर पर कई बार करता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद राम प्रसाद और उसकी बीवी भी वहाँ पहुंच जाते हैं। जब वंदना गाड़ी की आवाज़ सुनती है तो वहाँ से सूरज को जाने को कहती है और कहती है कि तू इसके बारे में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहेगा और ना ही यहाँ पर तूने कुछ देखा है। सूरज से वो कपड़े बदलने को कहती है और वहाँ से जाने को कह देती है। सूरज वहाँ से चला जाता है। राम प्रसाद और उसकी बीवी अंदर आते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि श्याम वहाँ पर मरा हुआ पड़ा होता है। वंदना हाथों में कैंची लेकर वहाँ पर खड़ी होती है। जब राम प्रसाद की बीवी ये देखती है तो वो वंदना को ही कातिल मानती है और कहती है कि इसी ने मेरे भाई को मार डाला है। वो वंदना को जेल पहुँचा देती है। वंदना जेल में होती है तो राम प्रसाद उससे मिलने आता है। वो वंदना से कहता है कि ये सब क्या हो गया, एक बार मेरी तरफ नजर उठाकर देखो। जब वंदना उसकी तरफ देखती है तो वो समझ जाता है कि खून वंदना ने नहीं किया। वो कहने लगता है कि तुम्हारी जैसी माँ तो हर किसी को मिले, एक बार अपने बेटे से मिलना नहीं चाहोगी, तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब किया है, मैं उसे जरूर बताऊंगा कि उसकी माँ कौन है। वंदना मना कर देती है और कहती है कि आप उसे कोर्ट कचहरी के पास कभी भी लेकर मत आइएगा, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए और वो मेरे बारे में कभी जाने। मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे पायलट बनाएं और उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे, मुझसे वादा करिए। राम प्रसाद वंदना से वादा करते हैं और कहते हैं कि वंदना तुम्हें कम से कम 14 साल की जेल होगी। वंदना कहती है कि ये वक्त तो देखते देखते ही यूं गुजर जाएगा, जब मैं बाहर आऊंगी तो मेरा बेटा 22 साल का हो चुका होगा। अब धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और वंदना भी काफ़ी बुढ़ी हो चुकी होती है। यहाँ पर जेलर उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 14 साल की जेल थी पर तुम्हें 12 साल में ही रिहाई दे दी जा रही है। ये सब तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह से हो रहा है और जिस राम प्रसाद के बारे में तुमने पता करवाने को कहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके बीवी और बच्चे भी इस शहर में नहीं रहते हैं। वंदना उदास हो जाती है। जेलर वंदना से कहते हैं कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम एक बहुत ही अच्छी औरत हो, क्या तुम मेरे घर में मेरी बहन बनकर रहना पसंद करोगी? कल मैं भी यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ और मेरे घर में एक बेटी है जो कि कॉलेज जाती है, तुम उसका ख्याल रखना और वहाँ पर आराम से रह सकती हो। वंदना कहती है कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और वंदना जेलर के साथ उनके घर आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं रेनू को जो कि जेलर की बेटी होती है। अब वंदना और रेनू दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं और रेनू वंदना को आंटी बुलाने लगती है। एक दिन रेनू वंदना से कहती है कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है बाहर, पर वंदना रेनू का झूठ पकड़ लेती है। वंदना कहती है कि तुम्हारे जैसे भोली भाली लड़कियों के लिए झूठ बोलना काफी मुश्किल होता है। रेनू कहती है कि मुझे आपसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, दरअसल में वो एक लड़का है और एयरफोर्स में है, वो बहुत ही अच्छा है, आप एक बार चलकर उससे मिल लीजिए और जब आपको पसंद आ जाए तो डैडी को भी फटाक से मना लीजिएगा। वंदना रेनू के कहने पर उसके साथ चली जाती है और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि सामने कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा सूरज होता है। वो उसे देखकर
चौंक जाती है और खुश भी होती है। जब सूरज रेनू के पास आता है और उससे बातें करने लगता है तो वो सूरज को देखती रहती है। वंदना को देखकर सूरज कहता है कि मैंने आपको ज़रूर कहीं न कहीं देखा है। रेनू वंदना से सूरज को मिलाती है और कहती है कि ये हमारी आंटी हैं और अब हमारी किस्मत का फ़ैसला इन्हीं के हाथ में है, यही डैडी को मना सकती हैं। सूरज कहता है कि अपना फ़ैसला करने से पहले एक बार ये सोच लीजिएगा कि मैं अगर आपका बेटा होता तो आप क्या करती? वंदना कहती है कि मैं तुरंत ही तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर देती। ये सुनकर रेनू और सूरज दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब एक दिन रेनू सूरज को अपने घर बुलाती है अपने पिता से मिलवाने के लिए, पर वंदना उनसे पहले ही बात कर चुकी होती है, इसलिए सूरज से मिलने के बाद रेनू के पिता भी उन दोनों की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब एक दिन रेनू और वंदना घर पर होते हैं। वंदना ने सूरज की पसंद का सारा खाना बनाया होता है और दोनों ही सूरज के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी फोन की घंटी बजती है। रेनू फोन उठाती है, सूरज उसे बताता है कि वो नहीं आ सकता, उसे जंग पर जाने का ऑर्डर मिल गया है, जिस बात से रेनू घबरा जाती है। रेनू और वंदना दोनों सूरज से मिलने के लिए वहां पहुंचते हैं तो सूरज बताता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वंदना कहती है कि तुम जरूर वापस आओगे, हम दोनों मिलकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। सूरज कहता है अच्छा हुआ आंटी आप आ गई, वरना ये लड़की तो मुझे रो रो कर ही विदा करती है। अब सूरज जंग पर चला जाता है और यहाँ सभी लोग रेडियो पर जंग के हालातों को सुन रहे होते हैं। तभी रेनू के पास एक कॉल आता है जिसमें सूरज का दोस्त उसे बताता है कि सूरज के प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए। रेनू रोने लगती है और सभी लोग उदास हो जाते हैं। वरना भगवान के सामने जाकर विनती करने लगती है कि तुमने मेरे पिता, मेरे सिंदूर, सभी कुछ उसे छीन लिया, अब मुझसे मेरा बेटा तुम नहीं छीन सकते, मुझे उसे वापस कर दो। कुछ देर बाद हम देखते हैं रेनू के घर में सूरज का एक दोस्त आता है जो बताता है कि सूरज जिंदा है और इस वक्त हॉस्पिटल में है, आप लोग उससे मिलने आ सकते हैं, वो हमारा हीरो है। प्लेन में बहुत ही भयंकर आग लगी थी पर फिर भी वो बचकर वापस आ गया। अब रेनू और वंदना सूरज से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सूरज को देखकर वंदना कहती है कि जो लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता, भगवान भी उनकी रक्षा करते हैं। सूरज कहता है कि अरे वाह आंटी, आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है, अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो अभी वो मुझसे कहती कि मैंने तुझे कितनी बार मना किया था, तू जंग में मत जा, पर तू मेरी एक बात नहीं मानता, तूने ऐसी नौकरी करी है, तू मेरी एक ही औलाद है। तभी वहाँ पर सूरज की माँ यानी कि राम प्रसाद की पत्नी आ जाती है। अब सूरज उसे रेनू से मिलाता है पर वंदना उसके आने की खबर सुनकर ही वहाँ से बाहर चली जाती है। ये देखकर सूरज को थोड़ा अजीब सा लगता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता। इधर हम देखते हैं वंदना बाहर खड़ी होती है तो वहाँ पर अरुण का दोस्त यानी कि मदन आता है। वो वंदना को देखते ही उसे भाभी कहकर बुलाता है। वंदना उसे देखते ही पहचान जाती है। मदन कहता है कि मैं सूरज को देखते ही पहचान गया था कि वो मेरे जिगरी यार अरुण का ही बेटा है, पर उसके कागजों पर माता पिता के नाम कुछ और ही लिखे हुए थे। वंदना कहती है कि आपने उससे कुछ कहा तो नहीं? मदन कहता है कि अगर ईश्वर है तो उसे एक न एक दिन अपने असली माता पिता का नाम जरूर पता चल जाएगा। इधर हम देखते हैं दूसरे दिन सूरज की माँ रेनू के घर पहुंचती है उन दोनों की शादी की बात करने के लिए। वो रेनू के पिता से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वंदना आती है। वो उससे अपना मुंह दिखाए बगैर नमस्ते करती है और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। सूरज की माँ वंदना को पहचान लेती है और उसके पास जाकर उसे बात करने लगती है। वो कहती है कि वंदना तुम्हें मुँह छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ और किन हालातों में हुआ। मेरे पति को मरे हुए 4 साल हो गए, पर मरने से पहले उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। अब तुम आ गई हो तो अपने बेटे को संभालो। वंदना कहती है कि नहीं दीदी, आप ऐसा कभी भी मत करिएगा, सूरज को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूँ। अगर उसे पता चलेगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ 12 साल जेल में रह कर आई है। इसके बाद सूरज की माँ वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं सूरज एक लेटर लेकर आता है जिसमें वो सबको बताता है कि उसे एक अवार्ड दिया जाना है जिस जंग में वो अभी जीत कर आया। इस बात से सभी लोग खुश हो जाते हैं और वंदना भी काफ़ी खुश होती है। अब दूसरे दिन सूरज वहाँ आता है रेनू को अपने साथ लेकर जाने के लिए। रेनू बाथरूम में नहा रही होती है, सूरज उसके पास जाता है तो रेनू बदमाशी करती है और उसके कपड़े भिगा देती है। तभी वहाँ वंदना आ जाती है रेनू के कपड़े लेकर। वंदना को देखकर सूरज कहता है कि आपकी बेटी बिल्कुल बुद्धू है, उसने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, अब बताइए मैं पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगा। वंदना कहती है कि ऐसे नहीं कहते, लाओ मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तभी सूरज उससे एक कप चाय मांग लेता है। वंदना को अरुण की याद आ जाती है कि किस तरह से उसने अरुण पर पानी फेंका था और वंदना से चाय मांगी थी। वंदना सूरज के कपड़े लेकर चली जाती है। तभी सूरज वंदना के कमरे में बैठा होता है और एक डायरी पर उसकी नज़र पड़ती है और डायरी नीचे गिर जाती है। यहाँ पर उसे सारी तस्वीरें दिख जाती हैं जिसमें कि अरुण वंदना साथ होते हैं और साथ ही सूरज के बचपन की भी तस्वीर होती है और राम प्रसाद का लिखा हुआ खत भी उसमें सूरज को मिल जाता है।
सूरज को जब कुछ याद आ जाता है, वो जान जाता है कि वंदना ही उसकी माँ है। अब वंदना उसके कपड़े उसे लाकर देती है तो सूरज उसे अपने साथ पार्टी में चलने की जिद करता है। वंदना मना करती है कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी, पर सूरज नहीं मानता और उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि सूरज को अवार्ड देने के लिए वहाँ पर मिस्टर गांगुली होते हैं। सूरज को देखकर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। सूरज कहता है कि जी हाँ, आपने मेरे पिता को देखा है, वो अरुण थे, वो भी एयरफोर्स में पायलट थे। अब यहाँ पर सूरज अपनी माँ को बुलाता है तो वंदना सूरज की माँ की तरफ देखने लगती है, पर वो कहती है कि जाओ वंदना, सूरज तुम्हें ही बुला रहा है। ये सुनकर वंदना थोड़ा चौंक जाती है। वो कहती है कि आपने सूरज को सब कुछ बता दिया। वो कहती है कि खून आखिर खून को पहचान ही लेता है। वंदना स्टेज पर आती है तो मदन उससे कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि आपका बेटा एक दिन ज़रूर आपको माँ कहकर बुलाएगा। ये सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसके बेटे ने सबके सामने अपनी माँ को माँ कहकर बुलाया है। मिस्टर गांगुली वंदना से कहते हैं कि ये मेडल तुम्हें खुद ही अपने बेटे को देना चाहिए। तुम्हारी जैसी माँ को सत सत नमन है, जिसने अपने पति को खोने के बाद भी अपने बेटे को एयरफोर्स में पायलट बनाने की हिम्मत रखी। अब वंदना वो मेडल लेकर सूरज को पहनाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और ये मूवी यहीं से एंड हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें।